मेजर इंजरीज है, इसका सबसे बड़ा इफेक्ट ये होता है कि वो स्टार्ट में इसको वो नॉर्मल ही लेते हैं। शायद अफरीदी में हमने L2 का इशू देखा है, हसन में हमने देखा है। पेशेंट आया कुछ अरसा पहले, वो प्योर नेचुरल टैलेंट था। अब क्या हुआ कि इंजरी आ गई, वो दोबारा टीम में सिलेक्ट हुआ। विद इन द मैच इसको मैच छोड़ना पड़ गया, लेग में वेट बेयरिंग मुश्किल हो गई। आप देख रहे हैं VLC पाकिस्तान। हसनैन औलख का सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन, कहानियां हकीकत का रूप धारती हैं। चोटें खेल का हिस्सा होती हैं, लेकिन उनकी असल कीमत क्या? आइए उन अनदेखी जंगों की तरफ देखते हैं जिनका सामना खिलाड़ियों को करना पड़ता है। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपिस्ट डॉक्टर अनम दिलावर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। चोट किस तरह से एक खिलाड़ी को जहनी तौर पर मुतासिर करती है? चोट की अगर हम बात करें तो जो छोटी मोटी चोटें हैं, पहले तो क्योंकि वो खिलाड़ी होते हैं, वो एलीट लेवल के प्लेयर्स होते हैं जिनकी बॉडी हाई लेवल पे ट्रेंड होती है, तो उनको कोई छोटी मोटी चोट इतनी इफेक्ट नहीं कर रही होती। लेकिन कई बार जैसे मेजर इंजरीज आ जाएं, जैसे है डिस्क बल्ज आ जाए, अक्सर लिगामेंटस टेयर है जो शाहीन में भी हमने देखा है। फिर इसके अलावा शायद अफरीदी में हमने L2 का इशू देखा है, हसन में हमने देखा है। तो ये जो मेजर इंजरीज़ है, इसका सबसे बड़ा इफेक्ट ये होता है कि वो स्टार्ट में इसको वो नॉर्मल ही लेते हैं, लेकिन जब उसमें पेन का फैक्टर आ जाता है, नॉर्मल लाइफ उनकी फिर भी बेटर गुजर रही होती है, लेकिन ड्यूरिंग मैच जब पेन का फैक्टर आ जाता है, उसकी वजह से उनकी जो साइकोलॉजिकली वो जो है वो उस तरह परफॉर्म ही नहीं कर सकते। उनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट हो चुकी होती है। उसके पीछे रीज़न ये होती है कि इंजरी से पहले उनको एक हाई लेवल पे, एक स्पेसिफिक एंगल पे जाके खेलने की आदत होती है। वो जब उस एंगल पे जाते हैं तो उनको इंजरी होती है, जिसकी वजह से उनको साइकोलॉजिकली काफ़ी इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। अगर हमें याद हो, जब शाहीन की इंजरी हुई है, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप का फाइनल था, मैच के दौरान वो गिर गया, उसकी नी जो है वो बेंड हुई, वो गिर गया। उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस आज तक नॉर्मल नहीं हुई। उसके पीछे काफ़ी फैक्टर्स है। उसके पीछे फैक्टर्स में सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि वो रिहेबिलिटेशन प्रॉपरली नहीं ले पा रहा। अब वो रिहेबिलिटेशन क्यों नहीं प्रॉपरली ले पा रहा? अब हमारा ये प्लेयर वो प्लेयर नहीं है जो अफोर्ड नहीं कर सकता। की प्लेयर है और उसकी कोशिश होती है कि हर मैच में वो परफॉर्म करे और जाए और खेले, प्रॉपर रेस्ट भी नहीं मिलता उसको। एक्चुअली इसमें ना हमारा जो पाकिस्तान है ना, उसके कल्चर का और जो क्रिकेट रिलेटेड हमारा लगाव है, इसका बड़ा इफेक्ट है कि एक प्लेयर आता है हमारे पास, एक खिलाड़ी, वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आता है, वो हमारा हीरो बन जाता है। हम चाह रहे होते हैं कि जहाँ पे ज़रूरत है नहीं है वो लाजमी खेले, और अगर वो आउट ऑफ द फील्ड एक बार हो गया फिर वो वापस नहीं आएगा। हमारे पास सईद अजमल की बड़ी क्लियर एक एग्जांपल है। हसन अली अभी तक उस तरह मैच नहीं खेल पा रहा, तो वो फिर एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, वो अपने आप को एक्स्ट्रा फिट शो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिजिकली वो एक इशू से गुजर रहे हैं, वो एक इंजरी से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से इंजरी के ऊपर स्मॉल री इंजरीज आती जाती हैं। बेशक वो उसमें रिहेबिलिटेशन पे जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं जाते, बड़ी अच्छी जाते हैं, लेकिन उसको प्रॉपर जो उसको रेस्ट लेना चाहिए या फिर जो प्रिकॉशंस लेना चाहिए, वो क्या ड्यूरेशन है, किस तरह से? हर इंजरी का डिफरेंट है। अगर इसमें प्लेयर कॉन्फिडेंशियलिटी, वैसे आपको ओवरऑल जनरल एवरेज बता दूं, जो जैसे लिगामेंटस इंजरी है, उसमें अगर ग्रेड 2 से ऊपर का या ग्रेड 2 का भी टेयर आ गया, तो कई बार अगर जो सर्जरी से भी पेशेंट गुजर चुका है खिलाड़ी, तो उसको 9 से 12 महीने की रिहेबिलिटेशन रिक्वायर्ड है। 9 से 12 महीने का मतलब है तकरीबन 1 साल। अगर वो 1 साल परफॉर्मेंस से आउट रहेगा, फिर टीम उसको लेगी नहीं। बिल्कुल सही है। जब उसको टीम लेगी नहीं, सर्कल में जाना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा डोमेस्टिक में, देन उसकी फिर सिलेक्शन वगैरह होगी, उसकी रैंक भी हो जाता है, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं रिवाइज हो रहे होते, जिसकी वजह से वो क्या करता है कि वो 2-3 मंथ्स में ही, हमने बहुत प्लेयर्स में ये चीज़ देखी कि वो वापस आ जाते हैं, 1-2 मैच आगे अच्छे भी खेल लेते हैं, अगेन इंजरी आती है। जब अगेन इंजरी आती है फिर उनकी रिकवरी इस तरह अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि प्लेयर में आप इसको कैसे देखती हैं कि जो दोबारा इंजरी है या फिर कम एतमादी हो जाती है, कि जो दोबारा इंजरी का खौफ होता है, उसको कैसे देखती हैं? मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास एक रेफरल से एक पेशेंट आया कुछ अर्सा पहले, उसको भी वो अंडर 19 में खेल चुका है क्रिकेट में। उसको नहीं पता था, वो प्योर नेचुरल टैलेंट था। वो कुछ ये गिलगित की एरिया की तरफ से आया था, लाहौर स्पेशली वो ट्रीटमेंट के लिए आया। उसे किसी ने कहा कि ये स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इन्होंने मुझे ट्रीट किया है, तो तुम भी आ जाओ। वो आ गया। अब वो प्लेयर जो है, उसको नेचुरल टैलेंट था, हाइट था, अच्छा बॉडी BMI था, हर चीज़, वो
फास्ट बॉलर था, अच्छी पेस पे खेल रहा था। Okay. अब क्या हुआ कि इंजरी आ गई, इंजरी क्या आई, उसके भी डिसबल्ज आ गया। अब काफ़ी देर तो वहाँ पे वो नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट के पास घूमता रहा। अब उसको फिजियोथेरेपिस्ट के पास पहले नहीं गया, वो ऑर्थोस के पास गया। Okay. ऑर्थोस से किसी ने कहा फिजियो के पास, लेकिन उसको कुछ नहीं था पता उसने अपना क्या करना है। बिल्कुल ठीक है। वो कोशिश करता रहा आने की, लेकिन पेन किलर मेडिसिन एटसेट्रा जो भी। अब उसके ज़हन में ऐसा खौफ बैठ गया कि उसने एक बार दोबारा मैच खेला, वो दोबारा टीम में सेलेक्ट हुआ। Okay. लेकिन विद इन द मैच उसको मैच छोड़ना पड़ गया, Okay. साइड पे बैठना पड़ गया, क्योंकि पेन स्वेलली स्टार्ट हो गई, लेग में वेट बेयरिंग मुश्किल हो गई। तो Okay. अब क्या था, मैंने उसकी रिहेबिलिटेशन की 4 वीक्स में, मैंने उसकी काफ़ी चीज़ें रिकवर की। 4 Okay. वीक्स बाद मैंने कहा कि हम उसको कुछ ट्रेनिंग में वापस ले आते ठीक हैं, है। लेकिन वो एक फैक्टर था कि Okay. मैंने खेलना है तो जी, मुझे जी। पेन आनी है। ज़हनी और जो जज्बाती मसाइल हैं ये भी फिज़िकल फिटनेस में प्रॉब्लम पैदा करते हैं प्लेयर के लिए? काफ़ी हद तक करते हैं। हमने काफ़ी देखा है कि जो ज़हनी और जिस्मानी जो इश्यूज़ हैं, जी। एक बंदा टेंशन में वो ठीक से खाएगा ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। अब एक नॉर्मल इंसान का वाटर इनटेक 8 to 9 गिलास या बॉडी बीएमआई के मुताबिक अप टू 10 गिलास पीने हैं। वो जी, स्ट्रेस बिल्कुल। में पानी ही नहीं पिएगा। ओके। उसका दिल नहीं करेगा। ओके। वो खुराक अच्छी नहीं लेगा, या फिर वो एक्स्ट्रा अनहाइजेनिक फूड की तरफ निकल जाएगा, जंक फूड की तरफ, वो जी। भी शुगर देगा। अब इन चीज़ों का क्या, इन चीज़ों से जाके उसका स्टमक, उसकी गट इफेक्ट होती है। गट इफेक्ट हुआ है तो ऑटोमेटिकली उसके मसल्स, उसकी हर चीज़ जो है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। जब बिल्कुल उसकी ठीक। वो चीज़ें इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी, फिर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस तो हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी बॉडी में इतनी एनर्जी ही नहीं है कि वो कर सके। क्या ये जो तनाव है या इज़्तिराब जिसको कहते हैं, ये जिस्मानी दर्द को बदतर कर सकता है, बढ़ा सकता है? हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी है रिहेबिलिटेशन में, फिजियोथेरेपी में, एक बहुत ज़्यादा, कि कई बार क्या होता है कि पेन बॉडी में नहीं है, जी। वो फील कर रहा होता है कि आई एम हैविंग पेन, ओके। कि मुझे पेन है, क्योंकि उस पेन के साथ कोई प्रीवियस ट्रॉमा रिलेट कर रहा होता है। तो एक्चुअली में वो ट्रॉमा बार बार ब्रेन में आ रहा होता है, बिल्कुल ठीक तो वो है। पेन की फीलिंग भी साथ आ रही होती है, तो वो ओरिजिनली Okay. वो पेन एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। तो तनाव का बहुत ज़्यादा रिलेशन है पेन के साथ। और अगेन जो बॉडी स्ट्रेस में है, बंदे के ऐसे रिसेप्टर्स एक्टिव होते हैं जो पेन में स्पेशली एक्टिव होते हैं। सेंसिटिविटी बॉडी की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस टाइम बिल्कुल ठीक। छोटी सी चोट, छोटी सी जो तकलीफ भी उसको काफ़ी बुरे तरीके से इफ़ेक्ट कर जाती है, और उसमें फिर उसकी अल्टीमेटली पेन बहुत ज़्यादा हो रही होती है। अच्छा, आप ऐसे जो मरीज़ हैं उनको कैसे मतलब टैकल करती हैं या संभालती हैं, जो आपकी जो सेशन के दौरान में वो एक खौफज़दा सी कैफियत उन पे तारी हो जाती है? अब जब हम लोगों की स्पेशलाइज्ड डिग्रीज भी हैं, मैं जैसे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट एक्सपर्ट हूँ, उससे पहले डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ, तो हम लोग की ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही या ड्यूरिंग डिग्री ही इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग हो रही होती है। बिहेवियर साइंसेस के नाम से प्रॉपर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जिसमें चीज़ें ही ये हैं। ओके। अब इसमें काफ़ी वेज है कि आपको, आपके प्लेयर को अंडरस्टैंडिंग हो रही है ना, कि आपको समझ आ रही है उसके इशू की। अच्छा, हमने देखा मुख्तलिफ गेम्स हैं, जैसे कि ब्लाइंड की भी गेम होती है, या फिर कुछ ऐसे माजूर बच्चे होते हैं, उनको ट्रीट करने के दौरान उनके जो पेरेंट्स हैं या फिर उनके जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, या फिर समटाइम्स उन बच्चों की देखभाल में जो उनके वालिदैन हैं वो अपनी सेहत को इग्नोर कर देते हैं, या फिर फिजियोथेरेपिस्ट, इस पे क्या कहते मैं हैं? आपको बताती हूँ, इसमें ना चीज़ें हैं कि पहले हम पेरेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि जी। पेरेंट, अब एक पेरेंट जो है उसका बच्चा, अल्लाह माफ़ करे, स्पेशली एबल्ड हो चुका है, जी। कोई ना किसी भी वजह से, मे बी ही और शी इज़ ब्लाइंड, और Yes. कोई और इशू है, हाथ का, पाँव का, कोई भी इशू है, बिल्कुल। फुल बॉडी में कुछ भी, जी जी। तो वो एक पैदाइश से ही साइकोलॉजिकल ट्रॉमा आ चुका है पेरेंट्स पे, ओके। क्योंकि हमारी सोसाइटी कोई स्पेशली एबल्ड लोगों के साथ कोई अच्छा बिहेव कर नहीं रही होती। बिल्कुल ऐसा ही है। तो डिपेंडेंसी, और सबसे पहले तो पेरेंट्स पे आ गई डिपेंडेंसी, फिर ट्रीटमेंट की अफोर्डेबिलिटी, उन्होंने इन दोनों फैक्टर्स से जो है वो गुजरना होता है। चलो वो बहुत वेल ऑफ हैं, वो इन दोनों चीज़ों से गुजर भी जाते हैं, वो हेल्पर्स को भी हायर कर लेते हैं, वो सब कुछ, लेकिन जो एक बात मैं हमेशा करती हूँ, जो ब्लड रिलेशन इफेक्ट हो रहा होता है वो कोई भी नहीं हो रहा होता, Exactly स्पेशली ऐसा ही है। पेरेंट्स।
एग्जैक्टली ऐसा अब पेरेंट्स उसकी टेक केयर कर रहे हैं, उस बच्चे की सारी फिजिकल नीड्स को पूरा कर रहे हैं। उसमें स्पेशली मदर्स जो हाउस वाइफ्स हैं, जो देखी अपने बच्चे को, जिन्होंने अपनी, शायद वो पहले कभी, मेरे पास ऐसी काफ़ी पेशेंट्स आई हैं जो पहले अपने बच्चों को लेके, जो पहले खुद प्रोफेसर्स थी, टीचर्स थी, डॉक्टर्स थी, तो अपने स्पेशली एबल बच्चे की वजह से उनको सबसे पहले क्या सेक्रीफाइस करना पड़ा, अपना प्रोफेशन, अपनी इंडिपेंडेंस को सेक्रीफाइस करना पड़ा। बिल्कुल ठीक। और जब वो हाई एक पीक लेवल पे अपने करियर के थे, सबसे पहले उन्होंने वो सेक्रीफाइस किया, उसका ट्रॉमा ऐड हो गया। फिर बच्चे को वो हर जगह नहीं लेके जाएंगे कि वो लोगों की नज़रों में ना आए, बच्चा साइकोलॉजिकल इफेक्ट, तो वो खुद भी बहुत ज़्यादा होम बाउंड हो रहे होते हैं। वो जब बहुत ज़्यादा होम बाउंड खुद हो रहे होते हैं तो उनको अपना, हम कह लें, मी टाइम या अपना रिलैक्सेशन टाइम नहीं मिल रहा होता। अब अपने, जिसकी वजह से वो साइकोलॉजिकल काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन की काफ़ी तरह के इश्यूज में जा रहे होते हैं। अब वो इन इश्यूज से भी हो जाए जैसे जैसे बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि एक छोटे से बच्चे को उठा के उसकी केयर करना, उसको वॉशरूम में लेके जाना, उसको कपड़े चेंज करवाना, हर चीज़ बहुत आसान है। कई पेरेंट्स एक्सरसाइजेज भी काफ़ी ज़्यादा खुद करवा रहे होते हैं, लेकिन एक जो बंदा है जो 40+ केजीज का है, जो वह बड़ा हो चुका है, वहाँ पे चैलेंजेस डिफरेंट हो गए हैं। तो अगेन पेरेंट्स या सिबलिंग्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे होते हैं, जो सारी टेक केयर कर रहे होते हैं। सोसाइटी को भी उन्होंने फेस करना है, सोसाइटी को एक ट्रॉमा जब से बच्चा पैदा हो चुका है उनके साथ चल रहा है। बच्चा खुद भी एक ट्रॉमा में है कि मैं ये नहीं कर पा रहा, वो उस ट्रॉमा को भी डील कर रहे हैं। उन्होंने अगर अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में सेक्रीफाइसेस किए हैं, वो उस ट्रॉमा से भी गुजर रहे हैं, प्लस फिजिकल स्ट्रेस डे एंड नाइट। बच्चे को जो भी फिजिकल नीड है वो पूरा करने के लिए जो फिजिकल स्ट्रेस डे एंड नाइट है, तो मैंने बहुत ज़्यादा फीमेल्स देखी हैं, स्पेशली उनके ये शोल्डर्स, बाजू, लेग्स अकड़े होते हैं, इनके मसल्स बुरे तरीके से, कईयों के स्वेल हुए होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से सिर्फ कंटिन्यूस एक ही साइकिल से गुजरे, एक ही रूटीन है, उससे वो बाहर वो नहीं, और वो चाह के भी नहीं निकल पा रही। मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं कि वो चाहती हैं कि वो कुछ करें, लेकिन उनकी कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है। और हमारा पाकिस्तान है, इसमें अफोर्डेबिलिटी का मैक्सिमम क्लास हमारी मिडिल क्लास है, तो इनमें अफोर्डेबिलिटी का फैक्टर आता है कि वो हर चीज़ के लिए हेल्पर्स को नहीं रख सकते, हेल्पर्स या जो भी है कि वो टेक केयर के लिए, उनकी अच्छी हेल्थ के लिए, उनके अच्छे ट्रीटमेंट के लिए, वो हर चीज़ के लिए लोगों को नहीं हायर कर सकते। तो मैक्सिमम चीज़ें वो खुद मैनेज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मैंने देखा है 40 ईयर्स गुजर गए हैं वो इसी तरह है। ये तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो गई, आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ थोड़ा उसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं। क्या स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपिस्ट होना आपके लिए चैलेंजिंग है? चैलेंजिंग है। मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि मैं जैसे अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ अपने सिबलिंग्स के साथ यहाँ पे रह रही हूँ, और मैं एक ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट हूँ जो सुबह 10 से रात 10 तक काम कर रही है। टफ जॉब है, क्योंकि वही बात आ गई है कि कुछ मेरे में प्रोफेशन का भी काफ़ी ज़्यादा ही पैशन है, बिल्कुल ठीक है, और दूसरा कि करना है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और वैसे ही अपने लिए बहुत करना है, अपने आप को टाइम दिया हुआ है कि ये एक पीक है जो मैंने अचीव करनी है। अब इसमें क्या होता है कि अब एक बंदा है जो 20+ पेशेंट्स डेली देखेगा, और 20+ पेशेंट्स में अगर देखा जाए तो फिजियोथेरेपी में हमारे पास मैक्सिमम पेशेंट है फीमेल, जो स्पेशली साइकोलॉजिकल इश्यूज का शिकार होती है। तो आप जब हर एक को साथ पॉजिटिविटीज दे रहे हो, डील कर रहे हो, तो एट द एंड आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो, और कहीं ना कहीं उनकी नेगेटिव एनर्जीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो डे एंड में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, कई बार साइकोलॉजिकली इफेक्ट हो जाते हैं। तो उसका क्या रिजल्ट होता है कि हम लोग अपनी फैमिलीज के साथ अच्छा टाइम नहीं गुजार पा रहे होते। हम गुजारना चाह भी रहे हों तो कम टाइम हमें मिलता है, क्योंकि अक्सर मेरे साथ तो ये होता है, अक्सर मेरे साथ क्या, जो मैक्सिमम अच्छी प्रैक्टिस में फिजियोथेरेपिस्ट हैं, कि वो जब अपनी फैमिली के साथ ये अच्छा टाइम गुजारना चाह रहे होंगे, उस टाइम उनको कोई ऐसा केस मिलेगा जो वो नहीं जिसको वो नहीं छोड़ सकते। अदर देन इनकम या पेशेंट फी, आपका सबसे बड़ा कंसर्न होता है पेशेंट को पेन फ्री करना। तो उस टाइम फिर आपका जो मी टाइम जब सेक्रीफाइस हो रहा होता है, और आपका वो टाइम सेक्रीफाइस नहीं भी होता, लेकिन जब आप एक पूरा ये 10 to 10 एक लंबी प्रैक्टिस से गुजरते हो, जिसमें आप पेन में लोगों को देख रहे हो, जी ऐसा ही है, तो उससे आप बेशक चले ये भी मान लिया कि आप उनको पॉजिटिविटी से काउंसल नहीं कर रहे, लेकिन आप पेन में लोगों को देख के भी साइकोलॉजिकली इफेक्ट होते हो, तो एट द एंड आप इफेक्ट हो रहे होते हैं। और मैक्सिमम फिजियोथेरेपिस्ट को मस्क्यूलर इश्यूज चल रहे होते हैं, उनके अक्सर ये शोल्डर्स में पेन
पेन या हेडेक या फिर नेक स्टिफनेस, ये और ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से आ रही होती है कि वो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स के क्योंकि आप साइकोलॉजिकल अपने अराउंड इश्यूज में जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हाँ हैं जी। ड्यूरिंग अपनी प्रैक्टिस सेशन के दौरान सारा कुछ आप जब पॉजिटिव एनर्जी दे रहे होते हैं, अल्टीमेटली एक और होता है वो आपके अंदर वो चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही होती है। तो आप जब रात को लेटते हो फिर हम लोगों का नहीं दिल करता कि हम किसी से बात करें। बिल्कुल सही है। मुझे मैक्सिमम का नहीं पता लेकिन मेरा नहीं दिल कर रहा होता। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे कई फ्रेंड्स फैमिली कहते हैं कि ये ना बहुत ज़्यादा प्राउड में होती है, ये रिप्लाई नहीं करती। ओके तो मैं ये कहती हूँ कि उनको ये सिचुएशन हम अंडरस्टैंड ही नहीं करवा सकते कि वो आपसे हो भी नहीं रहा होता। बिल्कुल सही है। जब आपको सोने का टाइम मिल गया है तो आप फिर आप चुप करके सो रहे होते हो। और कई बार अगर आप सीवियर ट्रॉमा में पेशेंट को देख लो, मेरे साथ या मैक्सिमम फिजियोथेरेपिस्ट के साथ, मैंने अपने कोलीग्स के साथ होते देखा है कि कोई उनका पेशेंट बहुत ज़्यादा तकलीफ में है जो ठीक नहीं हो पा रहा, बिल्कुल सही है। तो उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फिजियोथेरेपिस्ट पे खुद भी बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। ओके। अगर वो उसका पेशेंट नींद और पेन की वजह से सो नहीं ना पा रहा, तो मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे लोग देखे हैं वो खुद भी नहीं सो पा रहे होते हैं। सब कॉन्शियसली उनके दिमाग में चल रहा होता है कि मेरा ये पेशेंट क्यों नहीं, अच्छा मेरे पेशेंट का ये स्ट्रेस है, ये कैसे मैंने ठीक करना है, मेरे पेशेंट को कैसे बेटर करना है, कैसे हील करवाना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज चल रहे होते हैं, लेकिन हम लोगों को पता है कि कोप कैसे करना है। हम लोग फिर काफ़ी ज़्यादा हम लोग सेल्फ एक्सरसाइजेज और सेल्फ ट्रीटमेंट्स पे होते हैं कि हमारे मसल्स पे स्ट्रेन आ गया है। देयर आर ट्रीटमेंट्स जो होलिस्टिक अप्रोचेज हैं जो यूज़ हो रही हैं, स्ट्रेस रिलीज की, माइंडफुलनेस टेक्निक्स हैं, हम लोग खुद भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इवन डीप ब्रीथिंग आप अच्छी कर लो, बिल्कुल सही है, उससे भी आपका स्ट्रेस रिलीज होता है। तो हम लोग इसके थ्रू अपना भी साफ सेल्फ मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। अक्सर किसी पेशेंट से डिस्कशन हो, उसको कंफर्ट देने के लिए अगर मैं कहूँ हाँ एक बार मेरा ये मसल पुल हुआ था, अच्छा आप तो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आपका भी पुल हुआ है, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट हैं लेकिन मैं अक्सर कहती हूँ हम लोग इंसान भी तो हैं। डॉक्टर अनम अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत का ख्याल कैसे रखती हैं? ज़्यादा तो सोकर। ओके। हर एक की एक है एक्टिविटी, आपका एक कंफर्ट जोन होता है, आपका एक कंफर्ट जोन है जी। तो सोना सबसे पहले, क्योंकि आप जब मैं तो 8 to 10 आवर्स की स्लीप लेती हूँ क्योंकि मैं काफ़ी फिजिकली इन्वॉल्व होती हूँ। जब आप 8 to 10 आवर्स की स्लीप लेते हो तो आपकी बॉडी के, आपके माइंड के काफ़ी स्मॉल वेयर एंड टेयर सेल्फ हीलिंग में चले जाते हैं। दूसरा सबसे ज़्यादा अच्छा ये होता है कि आप जब अच्छा काम कर रहे होते हैं, जब आप थके होते हैं तो आपका अच्छा खाना खाने को दिल करता है। एग्जैक्टली। तो मैं फिर उस टाइम ये नहीं देखती कि मैं किस आउटलुक में हूँ, मैंने क्या पहना हुआ है, मैं कहीं भी फिर चली जाती हूँ खाना खाने के लिए। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है मेरी मदर से बात। मेरी मदर जो है वो अल्लाह ताला ने माशाल्लाह उनको इतना ब्लेस किया हुआ है, या हमारा रिलेशन ऐसा है, बॉन्डिंग आपकी स्ट्रांग है, बॉन्डिंग ऐसी है। तो ये जब अब मेरे फादर नहीं है, ये जब मेरे फादर भी थे, मेरा पेरेंट्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कल एक बात कर रही थी कि हम लोगों का ऐसा रिलेशन पेरेंट्स के साथ रहा है कि मेरे अगर यूनिवर्सिटी में किसी लड़के से भी लड़ाई होगी है ना, मेरे फादर को पता लड़ाई हो चुकी है। तो ये अगर पेरेंट्स का और बच्चों का एक ऐसा रिलेशनशिप हो तो ये एक बहुत बड़ा बफर होता है। ये जो सपोर्ट है आपको आपके पेरेंट्स की तरफ से, ये आपके लिए बड़ा प्लस पॉइंट रहा? हमेशा रहा है, हमेशा रहा। तो सिबलिंग्स का या पेरेंट्स का, सबसे ज़्यादा सिबलिंग्स की भी सपोर्ट तभी आती है अगर पेरेंट्स उनको उस तरह गाइड कर रहे हो। अच्छा, मुझे अपने कैरियर के बारे में, लास्ट क्वेश्चन है कि आपके कैरियर में कोई ऐसा जो यादगार वाक़या रहा हो आपके लिए कि आप अभी भी उसको भुला नहीं पाई हैं, या फिर बहुत ज़्यादा मेमोरेबल रहा हो कुछ? करियर के लिहाज से ये है कि एक पेशेंट मैंने देखी, पेशेंट देखी तो वैसे कहते हैं कि ये मैं एक एग्जांपल सेट करने के लिए बताना चाह रही हूँ, मैं नहीं कह रही मैं बहुत सक्सेसफुल हुई या जो भी। तो एक पेशेंट देखी, बहुत ज़्यादा ना लोगों में एक बात है कि फिजियोथेरेपिस्ट को शायद सिर्फ एक्सरसाइज करनी होती है। बिल्कुल ठीक है। तो इस कॉमन जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट के हवाले से हमारे ज़हन में जो एक खाका बना हुआ है वो ऐसा ही है, उससे सिर्फ एक्सरसाइज करनी होती है। हालांकि देखा जाए 5 इयर्स की एजुकेशन से गुजरना होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मेडिकल रिलेटेड सब्जेक्ट्स को भी पढ़ाया जाता है। वो पढ़ाने के पीछे एक प्रॉपर पर्पस है कि उनको इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो। देयर आर रेड फ्लैग्स, येलो फ्लैग्स, उनको अंडरस्टैंडिंग हो कि अच्छा पेशेंट को ट्रीटमेंट के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान अगर ये इशू नज़र आ रहा है तो हमने रेफरल देना है। अब एक पेशेंट जो वॉकर से चल रही है स्पाइन सर्जरी के बाद, ऐसी जो हार्ड न्यूज़ है देनी नहीं है, वो देनी नहीं है, उन्होंने दे दी। मैंने देखा कि उसी टाइम पेशेंट डाउन होना शुरू हो गई, मतलब उनका ना मेंटल बैलेंस
वो लॉस होना Disturb शुरू हो हो गया। गया, डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। अब वो इसमें स्ट्रेस उनका इतना ज़्यादा ऐड हुआ कि नेक्स्ट डे जब मैंने पेशेंट को देखा, पेशेंट 50% अनकॉन्शियस थी। ओह माय गॉड। वो पहचान नहीं थी रही, वो रिस्पॉन्स नहीं थी कर रही। ठीक मैंने है। उनको रेफर कर दिया। जी, जी। अब वो डॉक्टर के पास गए हैं तो उनको चाहिए था उनके सारे टेस्ट करते। जी, जी। उन्होंने उनके ब्रेन की सिटी एक्सेट्रा कर ली, ब्रेन रिलेटेड टेस्ट कर लिए, वो तो सब जी, नॉर्मल जी। आए। उन्होंने वापस भेज दिया। पेशेंट को थोड़ी सी मेडिकेशन वगैरह देके वो कुछ बेहतर होगी, लेकिन ओके। पेशेंट डे बाय डे डाउन जा रही ठीक थी। है। अब वो जब बहुत ज़्यादा डाउन हुई तो मेरे दिमाग में आया ये तो किडनी रिलेटेड इशू हो सकता है। ये जी, जी। एकदम क्योंकि बिल्कुल ठीक हो गए, डाउन हुई जी, है। जी, जी। तो मैंने अपनी एज से उनके RFT करवा लिए। मुझे लगता है कि अगर एक फिजियोथेरेपिस्ट इन चीज़ों पे अच्छा फोकस ये कर ले आपका तो memorable रहा है। काफ़ी ज़्यादा ये बिल्कुल चीज़ जो सही है है। हेल्पफुल हो बिल्कुल जाती सही है। है। डॉक्टर अनम, बड़ा ज़बरदस्त Thank आपके you. साथ आज का ये जो पॉडकास्ट है बड़ा ज़बरदस्त रहा। ये जो क्वेश्चन थे हमारे नाजरीन के कहने पे हमने स्पेशली इनको डिज़ाइन किया था ताकि वो जो चीज़ें जिनको हम नज़रअंदाज करते हैं वो चीज़ें नज़रअंदाज ना हो, उनके ऊपर फोकस किया जाए। आप देख रहे थे जी ये पॉडकास्ट। डॉक्टर अनम दिलावर हमारे साथ मेहमान थी जिनसे हमने बहुत से क्वेश्चन पूछे जो कि हमें आपने सजेस्ट किए थे। तो आपकी जो राय है इसके ऊपर आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आपकी राय से आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।